Dr. Shobhasta Javin. She's a pediatrician, and she's a mother of a 13-year-old boy on the autism spectrum. And she's trained herself in multiple things. So in like biomedical intervention, ABA, Sunrise program, natural play therapy, and assistive communication. So she's got experience of multiple learning techniques. And she believes that the children on this spectrum, they are very intelligent, and by working with them patiently, and they can reach to great potentials by using pluralistic approach. So she is an autism advocate and works for parental empowerment and counseling. So her areas of interest are acceptance amongst parents of newly diagnosed children on the spectrum, and teenagers and adolescents. So she's exactly the right person for our center, and we welcome her with a round of applause. Thank you, Fiza, and thank you to everybody who's here today. Fiza ने बड़ा elaborate introduction करा दी already. मैं सिर्फ एक आधी बात करना चाहूँगी अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले, और वो ये है कि आप सबके बच्चों की तरह मेरा भी बेटा है स्पेक्ट्रम, एंड वी बीन ऑन दिस जर्नी फॉर लास्ट 11 years नाउ. और इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस जो आप सब फेस करते हैं वो मैंने भी फेस किए और अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नए नए चैलेंजेस सामने आते जाते हैं और हम अपने आप को गेयर अप करते रहते हैं उनको फेस करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए और अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करने के लिए. आई वॉज लकी कि जब हैदर 10 साल के थे तो मैं मलेशिया में थी उस वक्त, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ उससे पहले मुझे आता था वो कुछ स्टैगनेंट होता जा रहा है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल एक प्लेटू के ऊपर आ गई है. उस टाइम पे US बेस्ड एक फर्म थी जिसके साथ मैंने नेशनल प्ले थेरेपी और असिस्टिव कम्युनिकेशन के कोर्सेज. असिस्टिव कम्युनिकेशन बेसिकली अमेरिका में वैसे बहुत कॉमन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नॉन स्पीकिंग एडल्ट्स या टीनेजर्स होते हैं जो कि बात नहीं करते लेकिन वो टाइप करके लेटर बोर्ड्स के ऊपर पॉइंट करके कम्युनिकेट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को. और बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके थ्रू कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी कर चुके हैं, डिग्रीज ले चुके हैं, एंड दे आर देमसेल्व्स देयर ओन एडवोकेट्स. तो आज की जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली इसका जो सोर्स है ये वही बच्चे हैं, ये उनके एक्सपीरियंसेस हैं जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो नॉन वर्बल नॉन स्पीकिंग थे, उनके पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, तो उनके ब्रेन के अंदर और उनकी बॉडी के अंदर जो एक सबसे जंग चलती रहती थी, वो उस जंग को डिस्क्राइब करते हैं कि वो खुद कैसे महसूस करते थे, और जो बाकी जो लोग उनके इर्द गिर्द उनके इन्वायरमेंट का हिस्सा थे, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके केयर गिवर्स, वो सब उनकी उस बॉडी की वेरिएंट हरकतों की वजह से उनको कैसे ट्रीट करते हैं. So basically this presentation is not from any book. This is my personal experience and this is from the sources who are non-speaking adults. So ये सारा जो है knowledge ये वहाँ से है, और मुझे ये लगा है कि जब से मैंने इस चीज़ को समझा है, मेरा जो perspective है towards autism, especially my own son, वो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज. और मैंने अपने पूरा एक कहने जैसे माइंडसेट में इतनी तब्दीली उससे आ गई कि जो कुछ मैं उसके साथ पहले कर रही थी मैंने वो छोड़ दिया और मैंने उसको उसी की एज के हिसाब से उसके साथ काम करना शुरू किया. और विद इन डेज मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि उसकी एंजाइटी लेवल्स कितनी नीचे चले गए, वो कितना खुश है और वो कितना ज़्यादा आगे करना चाहता है. आप पेरेंट्स अक्सर देखते हैं कि हमारे बच्चे जब सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं तो कितनी देर वो उसमें निकलते ही नहीं. तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं थोड़े सी उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहूँगी कि उनके ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो कि उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं रहती और वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं जिसको अपेरेंटली हम रिपेटिटिव बिहेवियर्स या स्टिम्स या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स और इस तरह के नाम जो हैं वो देते हैं, और फिर उसी चीज़ को ट्रीट करते करते अक्सर तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे साल उसमें गुजरते हैं. सो विद दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. थोड़ा सा ज़रा डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे ब्रेन का कोई जो है वो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है उसके फंक्शंस को. सो उस केस में समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बॉडी है वो हमारे ब्रेन के दो हिस्से. एक है हमारा कॉर्टिकल ब्रेन, जैसे आमतौर पर हम दिमाग की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम कॉर्टिकल ब्रेन की बात कर रहे हैं, which is all about logic, which is all about reasoning, which is all about
کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اور ایک ہمارا ہوتا ہے سب کارٹیکل برین جو کہ ہمارے کارٹیکس کے نیچے ہوتا ہے. تقریباً جو ہماری حصہ ہے, آپ اس کو ایک لینڈ مارک لے لیں, یہاں ہوتا ہے. اور اس کو ہم امپلسو یا ریفلیکسو برین بھی کہتے ہیں, اس کو ہم ریپٹیلین برین بھی کہتے ہیں. یہ ہمارا باڈی کا دوسرا حصہ ہوتا ہے, اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو ایمرجنسیز میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سارا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو ریپٹیلین برین اس کو ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں, جیسے یہ لیزرڈس ہوتی ہیں, جیسے اسنیکس ہوتے ہیں, ان کے اندر صرف یہی برین ہوتا ہے. مطلب ان کی زندگی کا دو ہی مقصد ہے, یا انہوں نے ہنٹ کرنا ہے فار فوڈ, یا انہوں نے کل کرنا ہے فار سروائیول. تو ان کا صرف ایک ہی موڈ ہے, وہ ہے سروائیول موڈ, زندہ رہنا ہے اور اپنے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, یا اپنے آپ کو فیڈ کرنا ہے. اس وجہ سے بھی اس کا نام ریپٹیلین برین جو ہے یا پریمیٹیو برین, اس کے مختلف نام ہیں, آپ کو مختلف جگہوں پہ اس کو اس طرح سے آپ کو اس کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں. سو کارٹیکل برین جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, اس کا سارا کام ہے کوگنیشن, ہماری تھنکنگ, انڈرسٹینڈنگ, پرابلم سالونگ, کسی چیز کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے بارے میں ہم کوئی تھاٹ پروسیس جنریٹ کرتے ہیں اپنے ذہن میں. کارٹیکل برین جو ہے یہ سارا اس کا کام ہے. اٹس دا لاجک, اٹس دا ریزننگ, اٹس دا ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے. جو دوسرا ہمارا آٹومیٹک برین ہے یا سب کارٹیکل برین ہے, اس کا کام ہوتا ہے ہماری باڈی کو فیئر, فائٹ اور فلائٹ کے لیے پریپیئر کرنا, یعنی کہ سروائیول موڈ کے لیے پریپیئر کرنا. اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کا ریفلیکسو پارٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا امپلسو پارٹ ہوتا ہے. اب آپ لوگوں نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جس وقت آپ کبھی کچن میں کام کر رہے ہو اور آپ کا ہاتھ گرم توے کے اوپر یا گرم دیگچی کے اوپر لگ جاتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے آپ کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنے میں؟ فوراً ہی, مطلب ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ آپ ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں. اب اس کام کے لیے ہمارے ذہن کو بھی سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا میرا ہاتھ لگ گیا ہے, اب میں سوچوں کہ میں ہاتھ پیچھے کروں. اٹس این امپلس, ٹھیک ہے نا. اٹس اے ریفلیکس وچ از یور باڈی از ٹرینڈ فار دا سروائیول, کہ ایک گرم چیز پہ میرا ہاتھ لگے, میں ہاتھ فوراً پیچھے کر دوں. اگر کوئی فار ایگزامپل اف یو چیز بائی اے ڈاگ, تو آپ بھاگنے کی کریں گے, یہ آپ کا ایک ریفلیکس ہے, اس کے لیے آپ سوچتے نہیں. تو ایک تو اس کا ریفلیکسو پارٹ, دوسرا ہے اس کا امپلسو پارٹ. اب امپلس کیا ہوتا ہے؟ امپلس وہ سارے کام ہوتے ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے غصہ آیا ہوا کسی بات, اب جب میں غصہ آیا ہوا ہے اور کوئی بندہ آ کے مجھ سے بحث کیے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ میں غصے میں اس کو اور سنا دوں, اور اس کو شاید دو تار لگا بھی دوں. بے شک کہ بعد میں سوچوں گی تو مجھے افسوس ہوگا اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ کیوں کیا, لیکن اس وقت میری باڈی جو ہے وہ امپلس کے کنٹرول میں تھی. میں ایک ایسی سچویشن میں تھی جہاں پہ میرا لاجک کام نہیں کر رہا تھا, وہاں پہ میرا امپلسو پارٹ آف مائی سب کارٹیکل برین واز اوور پاورنگ می. اس ٹائم پہ میں غصے میں تھی اور میں نے ایسا بھی کچھ کہہ دیا جو کہ مجھے بعد میں افسوس ہوتا کہ نہیں کیا. اسی طرح سے امپلس میں جیسے ہم کبھی اداس ہوتے ہیں, ہم اکثر ہمیں مرضی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر دیتے ہیں اور ہم پرانی تصویریں دیکھتے ہیں, پرانا میوزک سنتے ہیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں, اور بعد میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس چکر میں ہم نے کتنا سارا ٹائم ضائع بھی کر دیا. سو لیکن یہ وہ سچویشنز ہیں جو نارملی ہم فیس کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری باڈی کا وہ حصہ ہے, برین کا وہ حصہ ہے جو ہمیں ایک طرح سے ہمیں کام ڈاؤن کرتا ہے, ہمیں سوٹ کرتا ہے اور ہمیں پریپیئر کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی ٹائمس کے لیے, باقی لاجیکل فیزز کے لیے تیار ہیں. ہم سب کو بریک چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ. تو جو ہمارا امپلس ہے بیسکلی وہ ہمیں دونوں سچویشن میں, غصے کی سچویشن میں بھی, اینگر میں اور افسردگی کی سچویشن میں بھی, غم کی سچویشن میں بھی, یہ امپلس ہے جو کہ ہمیں کام ڈاؤن کرتا ہے. وی ٹینڈ ٹو آپ کہہ رہے کہ ایسی چیز کی طرف ہم ریٹریٹ کرتے ہیں جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ چیز ہمیں پھر جو ہے وہ ایک کمفرٹ دیتی ہے. وہ پرانے گانے ہوں, وہ پرانے سینس ہوں, پرانے دوست ہوں, پرانے لوگ ہوں, رشتے دار ہوں. سو دس از ہاؤ ہماری باڈی جو ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے اپنے آپ کو ایک بریک دینے کا, پرسکون کرنے کا. سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے آٹومیٹک برین کا حصہ ہے. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کارٹیکل برین اور سب کارٹیکل برین ہے, جو ہم سب یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں جو برینس ہیں وہ انٹیگریشن میں کام کرتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے امپلس کہ اس کا لائک یو فال پریٹ یور امپلس کہ آپ کو ہر وقت آپ ایسی حرکتیں کریں کہ جی آپ اپنے قابو میں نہیں رہے اور آپ نہیں کرتے. میجورٹی آف ٹائمس ہمارے ایکشنس بڑے پلان ہوتے ہیں اور اس میں ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمارے پوری ریسرچ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم وہ ایکشنز ہمارے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹیمپرل لیول کیا ہے, اور ہم سکون سے ایک سوشل انوائرمنٹ میں سروائیو کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے, بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے دونوں برینس جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ رہتے ہیں. ہمارا ریفلیکسو برین جو ہے وہ ہمیں پریپیئر کرتا ہے ہماری باڈی کے اسٹریس کے لیے, لیکن امپلس بہت حد تک ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنی باڈی کو اس کے گرتے ہوئے سے بچاتے ہوئے ہم اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کو نیویگیٹ کرتے ہیں. اب یہ میری خود کی میڈیکل ہے اس لیے مائنڈ کیجیے گا, یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریکسیا یا پریکسس. بہت سارے لوگ آپ واقف بھی ہوں گے اس ٹرم سے کہ پریکسیا از بیسکلی وہ ساری موٹر پلاننگ جو کوگنیشن کے بعد ہماری باڈی کی ہوتی ہے. ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں, تو جب ہم نے اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے تو بیسکلی دیٹ از پریکسس. کوگنیشن لیڈنگ دا نیورونس انٹو ایکشن از پریکسس. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر میں نے کوئی فرض کرے میں نے ڈرائیونگ سیکھی, میں ڈرائیونگ سیکھنا شروع کروں گی تو اس کے لیے مجھے ایک بہت موٹر پلاننگ چاہیے. میں اس کو ڈرائیونگ کے بارے میں پہلے میں پڑھوں گی, اس کے میں بینیفٹس دیکھوں گی, سگنلس کو سمجھوں گی, سڑک کے جو رولس ہیں ان کو سمجھوں گی. اس کے بعد میں گاڑی کی نو ہاؤ لوں گی کہ اچھا یہ بریک ہے, یہ اسٹیئرنگ ہے, یہ گیئر ہے, اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دوں گی, اپنے آپ کو پریپیئر کروں گی. یہ میرا سارا کوگنیشن کا پارٹ ہے. اس کے بعد میں ایکشن لوں گی کہ میں گاڑی میں بیٹھوں گی, میں گاڑی چلاؤں گی. تو یہ سارے جو ہے نا یہ جو پاتھ وے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاتھ وے ہیں ہمارے نیورونس. نیورونس برین کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو کہ برین کے سگنلس کو ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے کے جاتے ہیں. جس طرح سے یہ جو وائرز ہوتی ہیں اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے, اسی طرح ہمارے جو برین کے امپلسز ہوتے ہیں وہ بھی کرنٹ کی صورت میں نیورونس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کے اس طرح سے پاتھ ویز بننا شروع ہوتے ہیں. انیشیلی یہ بہت لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے, پھر آپ اس کی پریکٹس کرتے جاتے ہیں اتنی آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے کورٹیکل برین میں سے نکل کے آپ کے سب کورٹیکل برین کا حصہ بن جاتی ہے, یعنی کہ وہ آپ کا ایک آٹو فنکشن میں چلی جاتی ہے. جب میں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں گاڑی چلانا شاید میرے بیک گراؤنڈ میں کہیں ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ کتنی چیزیں سوچ رہی ہوتی ہوں, کتنی چیزیں پلان کر رہی ہوتی ہوں. اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے دانت برش کرنا, جیسے بال کنگھی کرنا, کپڑے استری کرنا, مطلب یہ جو ڈیلی لائف اسکلس ہیں یہ ساری ہم شروع میں ایسے ہی سیکھتے ہیں. ان کی موٹر پلاننگ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پاتھ ویز بنتے ہیں, پھر ہم ان کو کرتے جاتے ہیں تو وہ پاتھ ویز اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے آٹومیٹک برین کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا. سو دس از آل پریکٹس, دس از آل موٹر پلاننگ, دس از آل نیورونس جو کہ اپنے ایک انیشل پوائنٹ سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور وہاں سے جاتے آپ کے جسم کے ان حصوں تک جاتے ہیں جن کو کہ آپ نے یوز کر کے وہ کام کرنا ہے. یہ اسی کو میں نے ایک فلو شیٹ میں بنایا ہے. اچھا ایک چیز یہاں میں جو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, ہمارے سے ڈاکٹر صاحبہ بھی ان کو تو پتہ ہی ہوگا, لیکن جب کوئی بھی پاتھ وے جو ہے وہ برین میں شروع ہوتا ہے نا, ڈرائنگ تو پلیز نہ کیجیے. تو جیسے اگر یہ سب کورٹیکل کا پاتھ ہے نا, یہاں پہ جو بھی پاتھ وے شروع ہوتا ہے نا انیشلی یہ بڑا فریجائل سا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, ہم بار بار وہ ایکٹیویٹی کرتے جاتے ہیں تو ایک لیئر اس کے اوپر بننی شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائلن شیت. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وہ ایکٹیویٹی ہم زیادہ کرتے جاتے ہیں مائلنیشن اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے, اور پھر ایونچولی ایک فیز ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ اتنی اسٹرانگ ہونے کے بعد یہ چیز اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے آٹومیٹک برین.
जितना किसी पाथवे की माइलिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, पक्की होगी, उतना ही वो एक्शन जो है वो पक्का होगा और उतना ही वो हमारे लिए करना एक ऑटोमेटिक काम बन जाएगा। और इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका मैंने आपको बताया। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से जाके पानी का ग्लास वहाँ से उठाना है, तो आप सोचो कि हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि यहाँ से सिग्नल जाएगा और वो न्यूरॉन्स के थ्रू करंट जो है वो सिग्नल्स मेरी टांगों तक जाएंगे। ब्रेन मैसेज देगा कि मैं चल के वहाँ जाऊँ, या मेरे हाथ को मैसेज देगा कि मैं ग्लास उठाऊँ और मैं पानी पीऊँ। हमें इन चीज़ों का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि ये चीज़ें दे कम सो नेचुरली टू अस कि हमें पता भी नहीं होता। वी आर सो ब्लेस्ड कि ये सारा कुछ एक ऑटो लेवल के ऊपर हो रहा है। प्रैक्टिस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऑटिस्टिक ब्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए if everybody is with me we can move forward. अच्छा जी, अब आते हैं हम ऑटिज्म ब्रेन के ऊपर। ऑटिज्म ब्रेन और बॉडी में एक बहुत डिस्कनेक्ट, मतलब आप ये सोचें कि ब्रेन एक और लेवल पे काम कर रहा होता है, बॉडी एक और लेवल पे काम कर रहा है। और ये डिस्कनेक्ट क्यों होता है? उसकी दो रीज़न। पहली रीज़न तो ये है कि जो कॉर्टिकल ब्रेन है यहाँ एप्रेक्सिया, और जो इनका जो सब कॉर्टिकल ब्रेन है उनका रिफ्लेक्सिव तो वैसे ही होता है जैसे हमारा होता है, मतलब उनके रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो भी अगर किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो फ़ौरन अपना हाथ पीछे करेंगे। सर्वाइवल स्किल्स उनको भी पता है। लेकिन यहाँ क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है? इम्पल्स। इम्पल्स जो है ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ऑटिस्टिक ब्रेन वाले बच्चों का। ये भी जब छोटे होते हैं, शुरू में जब ये चीज़ें लाइन अप करना शुरू करते हैं या आप कह लें कि रिपीटेडली ये एक ही वीडियो देखना शुरू करते हैं, तो इनिशियली इनका भी पर्पस जो है ना वो यही होता है, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। लेकिन चूँकि इनका इम्पल्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये चीज़ें बार बार करते जाते हैं। और जब वो बार बार करते जाते हैं तो क्या होता है कि वो पाथवेज इनके बहुत ज़्यादा माइलिनेटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो फिर उनके लॉजिकल ब्रेन से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता, वो उनके ऑटोमेटिक पार्ट में आ जाता, सब कॉर्टिकल ब्रेन में आ जाता। तो उससे क्या होता है आगे का, चलिए उस तरह हम दोबारा पहले मैं आपको बता दूँ एप्रेक्सिया क्या होता है। एप्रेक्सिया जो है, चूँकि नॉर्मली जब हम डिफाइन करते हैं प्रैक्सिस, दैट इज़ द मोटर प्लानिंग, कॉग्निशन लेड मोटर प्लानिंग, वो प्रैक्सिस होती है। और एप्रेक्सिया क्या होता है कि इट इज़ द इनएबिलिटी और डिफिकल्टी इन प्लानिंग मोटर एक्टिविटीज। इनएबिलिटी और डिफिकल्टी इन प्लानिंग मोटर एक्टिविटीज, इसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, इसमें आपकी स्पीच भी हो सकती है, इसमें आपकी हर वो एक्टिविटी हो सकती है जिसके लिए आपको मोटर सिस्टम की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एप्रेक्सिया को समझ जाएंगे तो आप ब्रेन और बॉडी के डिस्कनेक्ट को समझ जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, जो उनकी बॉडी कर रही होती है वो नहीं होता जो कि उनका ब्रेन सोच रहा होता है। देयर बॉडी, देयर एक्शंस आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इज हियर। अब ये देखिए, ये पाथवे देखिए और वो पाथवे। This is just a visual representation to make you understand कि ये जो पाथवे है ये जगह जगह से टूटा हुआ है। जिस तरह आप एक बिजली की तार की अगर मैं मिसाल दूँ, मैं वहाँ से बटन दबाती हूँ जैसे बल्ब ऑन हो जाता है, तो एक कनेक्शन है ना पूरा करंट दौड़। अगर यही तार जो है जगह जगह से इसकी इंसुलेशन उखड़ी हुई हो या टूटी हुई हो तो वो करंट जो है बल्ब तक नहीं पहुँच सकेगा। बेशक पीछे से लाइट भी आ रही है, आपका स्विच भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन चूँकि आगे से तार ही टूटी हुई है तो वो सिग्नल जो है वो बल्ब तक पहुँचेगा कैसे? बल्ब तो ऑन ही नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी कॉग्निशन के अंदर कोई मसला नहीं होता, वो चीज़ें देख रहे होते हैं, चीज़ें प्रोसेस कर रहे होते हैं, चीज़ें समझ रहे होते हैं। जब बच्चे बोलते नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं होता ना कि वो सुन भी रहे, वो सुन सब कुछ रहे होते हैं, एब्जॉर्ब सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है कि वो कोई मोटर एक्टिविटी करें उस मकसद तक पहुंचने के लिए जो वो करना चाह रहे हैं या जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उनको कोई एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं,
ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکٹیویٹی ان کو آتی نہیں ہے. جب آپ بچپن سے 2 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک ان کو فلیش کارڈ دکھاتے رہیں گے تو وہ ان کا ایسا تو نہیں کہ دماغ ہی نہیں ہے, ان کو وہ سب چیزیں ازبر ہیں, ان کو پتہ ہے. لیکن چونکہ ان کی موٹر پلاننگ ڈیفیسٹ ہے, ان کے نیورونل کنیکشنز جگہ جگہ سے بریک ہوئے ہیں, تو وہ سگنل جو ہے جو موٹر جو جیسے اگر میں نے کسی فلیش کارڈ کو پوائنٹ کرنا ہے, جب میرے برین کو سگنل ہاتھ تک جا ہی نہیں رہا تو میں اس فلیش کارڈ کو پوائنٹ کیسے. دوسرا یہ کہ اگر سگنل ٹوٹ کے جانا, جیسے میں یہ مثال دی تھی لائٹ کس نے یہ لائٹ آن کرے جی یہ سوری ہاں جی مجھے لائٹ جیسے آپ اس کی لائٹ کو دیکھیں, یہ ایسے کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب بیچ میں کنیکشنز ڈسٹرب ہیں تو سگنل پوری طرح نہیں جا, کمانڈ جا رہی ہے لیکن پوری طرح نہیں جا رہی, تو اس میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی ٹھیک کبھی غلط. بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا اسپیکٹرم پہ, آپ ان کو آج ایک چیز کرائیں گے وہ آپ کو ساری چیزیں ٹھیک بتا دیں گے, کل ان سے وہی چیز پوچھیں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو آتی نہیں. دس از واٹ ہیپنس, دیر از اے بریکیج, دیر از لائک ان کی جو کنڈکشن ہے, ان کی انسولیشن ہے, ان کی مائلینیشن ہے, جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, کنیکشنز پور ہیں, اس کی وجہ سے جو موٹر کمانڈ ہے وہ ان کی باڈی کی مسلس تک جا ہی نہیں رہا, تو وہ بیچارے کیسے پوائنٹ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا جو بھی پرپسفل موومنٹ لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ہم کام ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں, جب وہ پرپسفل موومنٹس پلان کرتے ہیں یا ہم ان کے لیے پلان کرتے ہیں تو ان کے جو بروکن نیورونل کنیکشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو مائلینیشن ہے وہ بھی ڈسٹرپٹیڈ ہوتی ہے. جب مائلینیشن ڈسٹرپٹیڈ ہوتی ہے تو باڈی اس طرح سے پرفارم نہیں کرتی, جیسے کہ برین اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانا کا پوچھ رہا ہے, پلیز بنانا کو ٹچ کر لو, لیکن میں کہتی ہوں نہیں میں سے نہیں ٹچ کروں, بیکاز میرا وہ سیکوینس ٹھیک نہیں ہے نا, میری باڈی کو وہ سگنل ہی نہیں مل رہا کہ میں اس طرف جاؤں, تو وہ پھر غلط چیز کو ہی ٹچ کرے. تو جب یہ میل پرفارمنس ہوتی ہے اور یہ باڈی اور برین کی آپس میں ایک جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتا ہے. اور ہمارے بچوں کا جو امپلس ہے وہ فیڈ کرتا ہے اسٹریس کے اوپر, انگزائٹی کے اوپر, کسی بھی قسم کی ایسی سچویشن میں جہاں پہ وہ مطلب کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, وہ بتا نہیں رہا کہ یا تو مجھے پتہ ہے پلیز, جب وہ یہ نہیں بتا سکتا تو امپلس ٹیک اوور کرتا. اب ان کے امپلس میں کیا ہے, ان کے امپلس میں وہی ریپیٹیو بیہیویئرز ہیں, وہی لائننگ اپ چیزیں ہیں, وہی ہینڈ کلپنگ ہے, وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. they tend to drift into their world. کیا میری جان چھوڑ, can't do it, my body is not listening to me, give me a break. تو جب وہ آپ ان کو کوئی کام کرا رہے ہوتے ہیں اور فرسٹریشن بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے, انگزائٹی بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے, تو سمجھ لیں کہ اس کو پتہ ہے لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو. یہاں پہ میں نے ڈسکلوزر سے آپ گئے نہیں, سمپل سی یہ دیکھیں میں سے, لیکن میں نے اسپیچ کو چوز کیا اس لیے کیونکہ اسپیچ سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں نا, مطلب وی آر ہنگری فار اسپیچ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بولیں, کمیونیکیٹ کریں, بتائیں. لیکن اسپیچ کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے ہماری باڈی میں, وہ کس طرح سے آتی ہے بتا سکتے ہیں, یا تو ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں یا ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, یا اور جو اس کے بارے میں یہ کہ جو ہمارے پروپریسیپٹیو سورسز سے ہمیں ملتی ہے. لیکن مین اگر براڈلی کیٹیگرائز کریں تو آپ یا تو اس کے بارے میں سنتے ہیں جیسے آپ لوگ سب سن رہے ہیں, یا آپ اس کو دیکھتے ہیں. اب دیکھنے کے بعد کیا ہوگا, نارملی ان دونوں سے ہمارے دماغ کے اندر ہر چیز کا ایک حصہ ہے, سننے کے لیے ایک حصہ ہے, دیکھنے کے لیے حصہ ہے, اس کے علاوہ ہماری باڈی کا ہر پارٹ سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, بازو, ٹانگ, ہاتھ, پاؤں, ان سب کا ایک میپ بنا ہوا ہے پورا برین کے اوپر. تو جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن سنتے ہیں تو وہ اپنے اپنے رسپیکٹیو ایریا سے, ویژول سے یا آڈیٹری سے گھوم کے جاتی ہے سب سے پہلے ورنیکیز ایریا. اور ورنیکیز ایریا اس کا پہلا اسٹیشن ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کمپریہنشن ہوتا ہے. اب جیسے جیسے آپ سن رہے ہیں باتیں, آپ کا دماغ کمپریہینڈ کر رہا ہے اس چیز کو, آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہاں نہیں ایسا ہوتا ہے, اچھا ہاں یہ میں نے بھی آبزرو کیا. آپ اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ اسٹاپ اس کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بروکس ایریا.
ब्रोकर्स एरिया बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने थॉट्स को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं उसके बारे में हम कोई नतीजा निकालते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पसंद आई है, मैं इसे एग्री करती हूँ, और आई डिसएग्री विद दिस थॉट प्रोसेस, या ये कि ये इसमें बहुत ही फजूल लिखी है, या इसके अच्छे पॉइंट्स क्या पूरे, हम अपना एक फीडबैक जनरेट करते हैं अपने माइंड में। उसके बाद क्या होता है, हमने उन थॉट्स को कम्युनिकेट करना, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, या हम इसके बारे में लिख सकते हैं, हम इसको दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है उससे लर्न करके हम कोई एक्टिविटी करें। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, मोटिव प्लान। ये सारी थॉट्स यहाँ से गुजर के यहाँ तक जो पार्ट था ना, ये है कॉग्निशन का पार्ट। हमने सुना, हमने प्रोसेस किया, हमने उसको समझा, हमने अपने जहन में उससे नतीजा निकाला, ये तो कॉग्निशन का पार्ट है। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया ना, इसमें आ जाती है मोटिव प्लान। अब मैं एक लेसन पढ़ूंगी, उसके बाद में जो भी मेरे थॉट्स हैं मैं अपने जहन में सोचूंगी उसके बारे में, या तो फिर मैं उसको बोलूँगी कि मोटर कॉर्टेक्स जो है ये मेरी टंग की मसल्स को, हमारी ओरल कैविटी के मसल्स को सिग्नल्स भेजेगा कि मैं वर्ड्स प्रोड्यूस करूँ और दूसरों को बताऊँ, या फिर या फिर ये कि चीज़ें रिपीट होगी, या फिर ये कि मैं मेरे हाथ को कमांड देगा कि मैं इसके बारे में लिखूँ, या मैं इसके बारे में कोई भी एक्टिविटी प्लान करूँ। तो ये तो है नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल जो हम सब करते हैं। वापस इसी साइड। अब ऑटिस्टिक ब्रेन में देखो, ऑटिस्टिक ब्रेन जो है इट डज नॉट डिफर कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो भी इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं अपने विजुअल सोर्सेज से, अपने ऑडिटरी सोर्सेज से। उनकी इंफॉर्मेशन भी सबसे पहले वर्टिकल एरिया पे ही जाती है, वहाँ पे वो उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको सुनते हैं, उसके बाद वो उनके ब्रोकर्स एरिया पे जाती है, वो अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं। अब ये कॉग्निशन वाला पार्ट जो है वो तो यहाँ तक से, और ये यहाँ तक क्या है, लैंग्वेज। आप जानते हैं कि लैंग्वेज में और स्पीच में क्या फर्क है, किसी को पता है ये बात? आप में से कौन है स्पीच पैथोलॉजिस्ट? आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अंडरस्टैंड। लैंग्वेज जो है वो ये बात, लैंग्वेज इज कॉग्निशन। स्पीच जो है वो सरासर मोटर है। स्पीच हैज़ नथिंग टू डू विथ द फैक्ट कि इसकी चूँकि हम इसके अंदर और कोई डिसेबिलिटीज़ हैं और उसकी वजह से ये बोल नहीं रहा। एक बच्चा अगर उसकी कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं लेकिन अगर उसकी मोटर एक्टिविटी ठीक है तो हो सकता है कि वो बात कर रहा हो, उनको हम कहते हैं अनरिलायबल स्पीकर्स। जैसे हमारे बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो बोल तो रहे होते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज जो उनकी स्पीच है दैट डज नॉट मेक सेंस। वो रैंडम बातें होती हैं, वो कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो वो याद कर लेते हैं, उनको बार बार बोलते रहते हैं, बार बार सिचुएशन के हिसाब से वो इस्तेमाल भी करते हैं। देयर इज़ अनरिलायबल। लैंग्वेज उनकी है, लैंग्वेज यहाँ पे पूरा ज़खीरा है। प्रॉब्लम जो है जब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो मोटर कॉर्टेक्स ने जब टंग के मसल्स को ऑर्डर दिया कि वर्ड्स प्रोड्यूस करो तो नेक्स्ट तो क्या हुआ, वहाँ पे आ गया एप्रेक्सिया, सिग्नल्स ब्रेक हो गए, टंग के मसल्स को प्रॉपर सिग्नल नहीं गया। जब सिग्नल नहीं गया तो या तो वो कोई वर्ड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता बच्चा, या अगर करेगा कोई इनअप्रोप्रिएट साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, या हो सकता है कि जो बात उसको बोलनी चाहिए उसके बजाय वो कोई ऐसी बात कर ले जो कि उसके इम्पल्स में है या जो उसको पता है या जो वो कर सकता है। और इसमें फिर क्या होता है कि अभी वो सारे प्रोसेस में से गुजर रहा होता है कि हम वो सवाल दोबारा उसके ऊपर डालते हैं और वो बेचारा बच्चा दोबारा से ज़ीरो से शुरू होता है। स्लो होता है ना प्रोसेस, दोबारा से वो कॉग्निशन का पूरा राउंड चलता है, दोबारा से वो इस प्रोसेस को पहुँचता है। इसी दौरान क्वेश्चन तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ और वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है, इम्पल्स टेक्स ओवर और बच्चा जो है हो सकता है कि किक करके टेबल को उठ के चला जाए। तो ये चीज़ जो है बहुत बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रेन और बॉडी का डिस्कनेक्ट है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। और जब बच्चा इम्पल्स उसके और पे टाइम आता है कि जिस वक्त हम जो है
न्यूरोटिपिकल, हम उसको और ज़्यादा तंग करते हैं. वी ट्राई टू ब्रिंग देम बैक. नहीं उठो उठो उठो, ये काम करो उठो. भाई अल्लाह मैं नहीं कर सक रहा हूँ, आई कैंट यू सी इट्स सो हार्ड फॉर मी. अंदर से वो बच्चा जो होता है ना वो चीख रहा होता है. और ये उन बच्चों की बात है जो कि नॉन स्पीकिंग एडल्ट्स हैं, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं. वो अपनी बॉडी को एक डीमन और एक ऐसी चीज़ से तशबीह देते हैं कि जैसे इसने हमें अपने अंदर कैद किया हुआ है, हमारी आवाज़ को अपने अंदर कैद किया हुआ है, हम बोल नहीं सकते. और उसकी वजह से हम इन बच्चों को हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं, चाहे वो 14 साल के बच्चे हैं, चाहे वो 15 साल के बच्चे हैं, हम उनसे बच्चों की तरह बात करते. क्योंकि अगर वो 3 साल तक के बच्चे वाली वीडियोस देख रहे हैं, बाढ़ने की वीडियोस देख रहे हैं, या वो कोई कार्स की वीडियोस देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही वही है. तो हम भी फिर इनएडवर्टेंटली हम उसी इम्पल्स को फीड करेंगे. हम भी उनसे उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, उनको वही चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं, उन्हीं के लिए उनकी एक्टिविटीज़ बना रहे होते हैं. तो बच्चों को खुद ही बड़ा नहीं होना चाहिए. बहुत ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत अच्छा बोलते भी हैं. जी जी बिल्कुल. उसमें क्या डिफरेंस है? उनकी ब्रेन में तो यही प्रोसेस है ना जो आप बता रही हैं. देखिए वो किस तरह से उसमें इस तरह से है कि जिस तरह हर ऑटिज्म का बच्चा जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसी तरह उनकी एबिलिटी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है. अगर एक बच्चे में एब्रेक्सिया जो है वो बहुत ज़्यादा है तो दूसरे में ज़रूरी नहीं कि उतना ज़्यादा हो. अब जैसे इंटॉक्सअप का बच्चा है तो वो अभी रेगुलर एग्जाम्स दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका एब्रेक्सिया का एलिमेंट या तो है ही नहीं या बहुत कम है. लेकिन उसके भी इम्पल्सिवनेस इसी तरह आती है और एग्जैक्टली यही सारा प्रोसेस होता है. ये बिहेवियर उनका होता है. मैंने देखा है कि वो बच्चों की वीडियोस देखते हैं, वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलते हैं. अगर आप किसी एडल्ट को, किसी बड़े बच्चे को 2 या 3 साल के बच्चे वाली वीडियोस देखें तो आप ये देखें कि ये एक इम्पल्स है जो उसकी हैबिट बन चुकी हुई है और ये उसको सिर्फ कंफर्ट दे रही है. इट डज नॉट मीन दैट ही नेसेसरली वांट्स टू डू दैट. बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे जो कम्युनिकेट करते हैं वो कहते हैं कि अगर हम आपसे इन चीज़ों के बारे में बार बार सवाल पूछते हैं तो खुदारा उसका जवाब मत दिया करें. हमारी बॉडी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वी कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चंस. आवर बॉडी इज गॉन इनटू अ लूप एंड वी कीप रिपीटिंग. ऐसे टाइम पे आपको उनका लूप ब्रेक करना है. यू हैव टू स्टेप बैक और आप लोगों को ये कहना है कि आई नो यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम. मुझे पता है कि इस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूँगी. और आप चुप कर रहे हो, साइड पे हो जाए. 3, 4, 5 दफ़ा आपका बच्चा आपसे वो सवाल पूछे. तो ये बात मैं इसलिए कहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरा बेटा बहुत रिपीट करते हैं. अगर उसको एक दफ़ा पता चल रहा है कि उसने रात को चावल खाने हैं तो वो दोपहर से लेकर रात तक मुझे यही कहता रहेगा शाम को राइस, शाम को राइस. और मैं हर दफ़ा उसकी, मुझे तो पता है कि उसकी बॉडी का एक लूप है, तो उसको हर दफ़ा जवाब देती रहूँगी तो वो लूप फीड होता रहेगा, वो सब फंस जाएगा. इग्नोर बेस्ट आंसर. इग्नोर से भी ज़्यादा देखें, एक होता है आप इग्नोर करें और दूसरा ये होता है कि आप कॉन्शियसली अवेयर हो इस चीज़ के कि मेरा बेटा जो इस लूप में फंसा हुआ है. और इग्नोरिंग उसको बताएं कि योर बॉडी स्टक इन अ लूप. आप बार बार ये सवाल कर रहे हो लेकिन मुझे पता है कि आप ये सवाल करना नहीं चाहते हो, इससे मैं आपको जवाब नहीं दूँगी. लेकिन मेरा बेटा भी ऐसे करता है, लेकिन वो गुस्सा करता है जब नहीं. वो इससे इम्पल्स है ना, उसका इम्पल्स है. अगर कभी हमने जैसे आज ये पाकिस्तान देखा तो मैंने बोला कि रात को मैंने इसको बताया. अगर मैं उसको कल बता दी थी पहले ही फिर तो बार बार मुझसे और कबड़ से वो नया सूट निकालता कि मैंने ये सूट पहन के जाना है, मैंने ये करना है, तो वो बार बार फिर मुझे वो पूछता रहेगा. हाँ जी. ये हमारे साथ वो हो चुका है ना. अब हम उसको लास्ट मोमेंट पे बताते हैं कि अब्दुल मोइस कल जाना है, पिकनिक पे जाना है, या कल ये इवेंट होगा वहाँ जाना है. उसकी वरना वजह वो ये सारा दिन वो बार बार, अगर मैं इग्नोर करूँगी और बड़े डिटेल से उसको बता दूँगी, लेकिन वो फिर थोड़ी देर आधा घंटा बैठ जाएगा, फिर आगे भी पूछेगा. उसका हल ये कंफर्म करता रहता है कि ये वाकई जाना है. उसके पीछे ना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चल रहा है. अभी सुबह भी हमारी जो पहले बात हो रही थी, मेनी टाइम्स हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको एक सिचुएशन से निकालने के लिए दूसरी सिचुएशन का बताते होता है ना. उससे क्या होता है कि उनका ट्रस्ट नहीं रहता आप पे. उनको होता है कि कह रही है, पता चला अभी थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं कि नहीं मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए कह रही थी. उससे ये होता है कि उनका जो एक इमोशनल ट्रस्ट होता है ना आपके साथ, एक तो वो चीज़ जो है वो अफेक्ट होती है. दूसरा ये कि चूँकि ये इम्पल्स होता है तो ये रिपीट होता रहता है, उनके कंट्रोल में नहीं होता. तो आप उसको बताएं, उसके बाद आप उसको आंसर भी करें, लेकिन उसको ये कहती नहीं कि अब मैं आपको आंसर नहीं करूँगी. और ये एक दफ़ा में नहीं होगा. यू हैव टू कीप डूइंग इट. हाँ, और अगर आपने देखिए आगे जब अभी हम बात करेंगे ना कि हमें इम्पल्स को फाइट कैसे करना है, तो उसमें
उसमें हम ये स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं। ये यहाँ तक इज एवरीबडी विद मी कि जब इम्पल्स आता है तो क्या होता है और उसकी रीज़न क्या होती है। जो वर्बल बच्चे जो है वो अपनी इम्पल्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे हाँ। बेटी हमारी मेरा ख्याल है जितना शटअप उससे सबने सुना है, किसी ने नहीं सुना होगा, बिकॉज जब उससे कंट्रोल नहीं होता, चीज़ से बाहर होती है तो वो शाउट करती है और बोलती है। हाँ, लेकिन बोलती इम्पल्सिवली है, वो कोई सोच के नहीं बोलती। तो यही है ना कि अब उसने एक लव सीख लिया हुआ है। हाँ, तो वो बोले और उसको पता है कि लोगों को ये समझ में भी आता है, लोगों को समझ आता है, लोग और फिर लोग पीछे भी हो जाते हैं। हाँ। सो दिस इज अनलर्नड इम्पल्स। या जैसे मेरा बेटा है, अब वो जब भी उसको कोई चीज़ से हम रोकेंगे, बेटा नहीं करे, या फिर दो बंदे बात कर रहे होंगे तो वो उसी वक्त आगे शट अप करके फिर उनको साथ हिटिंग भी करेंगे, साथ शाउट भी करेंगे कि एवरीवन प्लीज स्टॉप। हाँ, तो आपने उस उस लेवल तक जाने भी प्रेशर नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं कर हाँ। सकते हो। सही नहीं, ये बिल्कुल ये आपकी सारी बातें सही हैं। ये सारे इम्पल्सेस जो हैं ये हम फेस करते हैं इन वन फॉर्म और दी अदर। किसी का कोई इम्पल्स है, किसी का कोई इम्पल्स है। जैसे मेरे बेटे का रेपिटेशन इम्पल्स है, आपकी बेटी का ये इम्पल्स है, आपके बेटे का ये है, आपके बेटे का ये सब। वन ऑटिस्टिक चाइल्ड इज ओनली वन ऑटिस्टिक चाइल्ड। उसके ट्रेड्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हर एक डिफरेंट है। हर एक ऑटिज्म दूसरे केस से Different है। इंटेलिजेंट है, कोई वर्बल है, कोई नॉन वर्बल है, बिल्कुल। हर एक केस डिफरेंट। इसीलिए तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं कि इसमें कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है। कोई बच्चे स्पेक्ट्रम के यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऊपर हैं। इसी तरह से इनकी जो नीड्स हैं और इनके जो एक्सप्रेशन हैं वो भी इसी तरह भी, ठीक है। तो जो ये जब ये करते हैं सब कुछ, तो उनका एक बहुत बड़ा जो होता है ना एस्केप बेसिकली, कि दे जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो वो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है तो एस्केप कैसे करें, और एस्केप करने के साथ साथ वो अपने आप को कंफर्ट कैसे करें, वो चीज़ें करें जिससे वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट जो अभी हम जो सारी बातें कर रहे हैं कि ये हमने इनको हेल्प कैसे करें, इसमें मेरी जो बड़ी हेडिंग लिखी है ना, डोंट लूप द लिजर्ड। आपने देखा होगा कि शुरू में मैंने कहा था कि रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर लिजर्ड लिखा। आपने उसके इम्पल्स को नहीं छेड़ना, इम्पल्स को फीड नहीं करना। अगर आपका बच्चा जो है वो इम्पल्स में रिपेटिटिव जो भी कोई काम करता है, जैसे कि वो लाइनिंग अप कर रहा है चीज़ों को, या वो रिपीटेड स्क्रिप्टिंग कर रहा है शटअप की या किसी भी चीज़ की, आपने उस इम्पल्स को फीड नहीं करना। यानी कि आपने उसको ना तो रोकना है उस टाइम पे, आपने अपने आप को उससे दूर कर लेना है, और आपने उसको सिर्फ इस चीज़ की श्योरिटी रखनी है कि वो अपनी एनवायरनमेंट में सेफ है, वो अपने आप को कोई किसी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस दैट इज़ ऑल आपने उस टाइम पे करना है जिस वक्त फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बिल्डअप। जब आपने उनके साथ उसको कोप नहीं किया और आपने कामिंग और सूदिंग काम किए, तो जब थोड़ी देर में जब वो नीचे होना शुरू हो जाता है, वो एंजाइटी लेवल लो होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे आप आके उनसे बात करने के बजाय उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसी पर्पसफुल मूवमेंट्स कराएं उनके साथ, नेक्स्ट टाइम जिससे कि वो मज़ीद उनका जो इम्पल्स है वो रोल डाउन हो जाए। उसमें उनकी सेंसरी थेरेपी है, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे को सेंसरी नीड्स होते हैं, चाहे वो वर्बल हैं, लिमिटेड है या नहीं है, उनकी सेंसरी नीड्स होते हैं। तो आप उनको वेटेड ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, आप उनको स्क्वीज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हिटिंग कर रहे हैं तो आप उनके हाथों को स्क्वीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैनी टाइम्स बच्चे जो हिट कर रहे होते हैं वो एक प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट भी डिराइव करते हैं, जो कि किसी चीज़ को मारने के बाद उनको मिलता है। तो उस चीज़ से आप उनकी ब्रशिंग कर सकते हैं, उनके ये जो छोटे होते होंगे इनको आप स्क्वीज़ कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं उनको। उसके बाद आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं उनके साथ, और उस एक्सरसाइज करने का मतलब ये आपने ये देखना है कि बच्चा आपको हाथ लगाने की इजाज़त दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो आपको हाथ लगाने की इजाज़त दे रहा है तो फिर आप उसके हाथ पकड़ के उसके यहाँ पे रख के उसको ब्रीदिंग करा सकते हैं, खुद मॉडल करें। तो जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे भी ऐसे ही होता है, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग फटने लगा है, मैं गहरे गहरे सांस लूँ। उसको करके दिखाएं, आपने उसको टूल्स देने हैं कि वो अपने आप को रेगुलेट कैसे करे, अपने इस इम्पल्स को कंट्रोल कैसे करें। आप उससे गहरे गहरे सांस ले सकते हैं, आप उसको लेटा के उसके ऊपर जो जिम बॉल है वो उसका एक होल्ड ऑन कर सकती हैं, ताकि उसको प्रेशर मिले।
وہ اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے, اس کے سسٹمس کو انٹیگریٹ کرتا ہے آپس میں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے فی الحال آپ کو نہ تو ہاتھ لگانے کی اجازت دے رہا نہ کچھ اور کرنے کی, تو ہمیشہ وہاں پہ رہیں ود اے فیلنگ آف لو اینڈ کمپیشن. آپ کے بچے آپ کی انرجیز کو پک کرتے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ وہاں پہ ہیں اور آپ یہ سوچیں گے یا اللہ کیا مصیبت ہے, اس نے کب چپ کرنا یا میں اس کو کیسے ٹھیک کروں, آپ کی نیگیٹو انرجیز آپ کا بچہ پک کرتا ہے, چاہے آپ اس کو جتنا بھی اس فیکٹ پہ ہو کر آپ وہاں رہیں اس کے پاس کہ بیٹے میں آپ مشکل میں ہو, آئی کین ہیلپ یو اف یو لیٹ می, لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں یہیں ہوں, اف یو نیڈ می جسٹ ٹیل. آپ جب ان سے یہ بات کرتے ہیں نا, آپ کے بچے بیوقوف نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ان کو سب سمجھ میں آتا ہے. اور جب ہم یہ جو اب اس ایج میں جا کے بچوں کے جو بیہیویئرس اتنے پکے ہو جاتے ہیں نا, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے اس لیول پہ آ کے بات ہی نہیں کرتے. ہم یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں, ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو یہ باتیں مجھے بہت سمجھ میں آتی ہیں, جسٹ بیکاز کہ وہ اپنی باڈی سے شو نہیں کر سکتے. ہم بھی اسی ایک اس میں رہتے ہیں ذہن میں کہ یار یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کے سامنے ان کی بات کرتے جاتے ہیں, ان کے سامنے ان کے پرابلمس ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور سوچیں, آپ کبھی نوٹ کیجیے گا, اگر آپ اپنے بچے کے کسی بیہیویئر کو اپنے بچے کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں, کسی سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی فلپنگ کا تو بڑھ جائے گی, ساؤنڈ زیادہ ہو جائے گی, ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ان کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ان کو فرسٹریشن بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ میں اپنے ماں باپ کو کیسے بتاؤں. اچھی باتیں اگر کریں تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ آپ کی انرجیز کو پک کرتے ہیں. آپ پیرنٹس جو ہیں, آپ ان کے اندر اگر یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ میرا بچہ اس قابل ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے, تب تک ان کو کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. جو تھراپسٹ آپ کے بچے کے ساتھ کام کرتا ہے وہ تو دن میں 1 گھنٹہ کام کرے گا, 2 گھنٹے کام کرے گا, زیادہ ٹائم تو آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ کو ان کا راک بننا ہے. یو ہیو ٹو بی دیٹ وال جہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو سمندر کی تیز لہریں آتی ہیں, جب وہ پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں. وہ راک آپ نے بننا ہے ان کے لیے, وہ اسٹیبلٹی آپ نے ان کو دینی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, مجھے پتہ ہے یو آر فار مور کیپیبل آف واٹ یو کین شو. یہ چیز ہی ان کو بتانا جو ہے نا ان کی موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے. اور اتنی چیزیں جو وہ اتنے سالوں سے لرن کر رہے ہیں, ان کو ان لرن کرنا جو ہے وہ بھی 1 دن میں نہیں ہوتا, 1 ہفتے میں نہیں ہوتا, 1 مہینے میں نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے. آپ کو صبر سے پرسسٹنٹلی وہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے نا ایج اپروپریٹ ہے, اس کو پلے سے باندھ لو. اگر آپ کا بیٹا 14 سال کا ہے اور اگر وہ آپ کو کچھ بھی کرتی نہیں دکھا رہا, آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید یہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہے, حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے, نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو یہ چیز اس کے بارے میں لوگوں نے کہی ہے یا اس کی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے, اس کے باوجود آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ ایک 14 سال کے لڑکے کا ہی رکھنا ہے. اگر میرا بڑا بیٹا ہے جو 15 سال کا ہے, اس کو غصہ آتا ہے کہ مہمان آتا ہے تو مجھے سے کیوں مل رہا ہے, مجھے اپنے کمرے میں رہنا, تو آپ کا یہ بیٹا جو 13 سال کا ہے جو شو نہیں کر سکتا لیکن اس کی بھی یہی نیڈ ہے, ہی وانٹس ٹو بی لیفٹ ایٹ ہوم. یہ کیا کہ ہر وقت جو ہے ماں بیٹھ کے مجھے کام کرانا شروع کر دیتی ہے, یہ کرو وہ کرو, کیوں مجھے کیوں نہ بریک ملے, وائی کانٹ آئی بی دا نارمل گائے. ان کی نیڈز وہی ہیں جو آپ کے باقی بچوں کی نیڈز ہیں, وہ شو نہیں کر سکتے لیکن ان کی اس انیبلٹی آف موٹر ایگزامپل اس کو لے کے آپ ان کی انٹلیکٹ کے اوپر جو ہے شرما کریں, ان کو انٹلیکچولی کوگنیٹیولی ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے کہ آپ دوسرے بچے کو ٹریٹ کریں. اور فیڈ دا کورٹیکل برین, دس از ویری امپورٹنٹ. فیڈ دا کورٹیکل برین, میں نے یہاں فیڈنگ سے مراد یہ کہ ہمارا جو کورٹیکل برین ہے نا, اس کو لاجیکل برین کسی وجہ سے کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ والا برین, اٹ فیڈز آن فیکٹس, اٹ فیڈز آن لاجک, تھنکنگ, پرابلم سالونگ. جو ہم اپنے ایک کہتے ہیں نا کہ اپنے ذہن میں جو ہماری جو میچورٹی ہوتی ہے, ہماری انٹلیکچوئل میچورٹی کیسے آتی ہے, چیزوں کے بارے میں پڑھ کے, چیزوں کے بارے میں ایکسپیرینس کر کے, مختلف ایکسپوجرس کے ساتھ. یہ سب ایکسپوجر اپنے بچوں کو دیں. اگر وہ بچے خود ریڈ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ریڈ کریں, ان کو پوڈ کاسٹ سنائیں, ان کو ٹی وی پہ ایسے پروگرامز دکھائیں جس سے کہ ان کو ایج اپروپریٹ نالج مل سکے, یا ایٹ لیسٹ ان چیزوں کا پتہ ہو جو کہ ان کے باقی پیئر گروپ کو پتہ ہے. اب آج اتنا کریز ہے پی ایس ایل کا, ان کو بٹھائیں, میچ دکھائیں, لگا دیں ٹی وی, وہ چلتے پھرتے رہیں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا وہ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ بک پڑھیں, کمرے میں بچہ بے شک پیس کر رہے ادھر ادھر, لیکن اس کے کان آپ کی طرف ہوتے ہیں, وہ سن رہا ہوتا ہے. جب میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ریڈنگ شروع کی تھی, میں نے اس کو ریڈ ہی نہیں کیا تھا یہ سوچ کے کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے, یہ تو بات ہی نہیں مانتا.
एक ज़माने में बहुत हाइपर हुआ करता था, वो टिक के बैठता ही नहीं था. जब मैंने रीडिंग शुरू की तो 2 हफ्ते के बाद वो चलते फिरते पहले लाउंज से कमरे में आया, कमरे से गद्दे पे आया, उसके बाद मेरे साथ बैठा. आहिस्ता आहिस्ता, इट टेक्स टाइम. आप ये सारे काम कर सकते हैं. बच्चा अगर आपको शो नहीं भी कर रहा कि वो वहाँ पे है, लेकिन वो सुन रहा होता है, वो आपको तवज्जो दे रहा होता है, और ये बाकी बच्चों से ज़्यादा सुन रहे होते हैं क्योंकि बोल नहीं रहे होते. बाकी बच्चे तो अपनी चपड़ चपड़ में इतने लगे रहते हैं कि वो आपकी बात सुनते ही नहीं है. लेकिन ये जो बोल नहीं रहे होते ना, तो ये बहुत कुछ ये भी चाहता है कि मुझे ये चाहते हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करें. और अब्दुल मोइज जैसे वो फादर रोजाना वो तैयार होते हैं ना, तो ये भी तैयार होता है, तो कहे पापा ऑफिस है, तो मोइज में भी जाता है डेली. मतलब जैसे ये भी शावर लेता है, इसको तैयार करती हूँ, तो डेली मुझे मैंने भी ऑफिस जाना. मैंने कहा आप क्या करोगे ऑफिस जाके? काम करूँगा ऐसे. अब आप ये देखें कि वो देखते हुए वो सारी चीज़ें उसको पता है कि सुबह जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके क्या करना है, काम करना है. मेरी तो बहुत शदीद रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिनका अपना काम है या जिनका ऑफिस का अपना ऑफिस है, उनको ज़रूर लेके जाएं ऑफिस, उनको बिठाएं. मेरा बेटा जाता है ऑफिस अपने पापा के साथ. 2 बजे जब यहाँ से आते तो उनका ऑफिस भी G11 में है, तो टैक्सी वाले को हम कहते हैं कि आप ना वापसी में उसको बाबा के ऑफिस ड्रॉप कर दें. तो वो अपने बाबा के ऑफिस जाके तो उनके साथ प्रिंटर पे काम करना, वो सारी चीज़ें निकालना, 1 घंटा वो इतना वो वहाँ पर खुश होता है कि जैसे वो स्कूल से आते मुझे फ़ोन करते हैं कि मम्मा आई एम गोइंग टू ऑफिस. तो मैंने कहा ठीक है बस तुम जाओ. देखिए इससे उसको कितनी एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है, मतलब चाहता है कि मैं भी मैं वो बड़े लोगों के का लेवल का काम काम करूँ. बिल्कुल. क्योंकि जब हमारे बच्चे प्यूबर्टी के बाद एडोलेसेंस पीरियड से गुजर के एडल्टहुड में एंटर होते हैं ना, उनको इंडिपेंडेंट होने का शौक होता है. वो चाहते हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए. वो अपने आसपास के बच्चों को जब देखते हैं काम करता हुआ और डिफरेंट चीज़ों को, तो उनका भी करता है कि वो करें. तो डिपेंडिंग अपॉन के एप्रेक्सी उनका किस लेवल का है, आप उनको पर्पसफुल मूवमेंट में इन्वॉल्व करें. पर्पसफुल मूवमेंट उनकी जो है वो ड्राइंग हो सकती है, वो पर्पसफुल मूवमेंट उनकी बर्तन टेबल से उठा के किचन में रखना हो सकती है, किचन में बर्तन रख के उनको धोना हो सकता है. आप उनको बहुत बजाय इसके कि वो खड़े होकर पेसिंग करते रहें, वो स्टिमिंग करते रहें, आप उनको प्यार से अपने साथ लेके चलें कि चलें हम ये काम करते हैं, वी हैव टू बी रेडी, वी आर बिग, वी हैव टू डू दिस थिंग्स. उसको मौका दें कि वो आपको देखें वो सारे काम करते हुए, उनको फॉलो करें, और आप उसको फिर जेंटली पुश करें, उसको मोटिवेट करें कि वो उन सारी चीज़ों में आपके साथ इन्वॉल्व हो, वो करें. और जब वो इस लेवल की इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं बच्चे, आप उनका जो लर्निंग पैटर्न है वो उन बच्चों से बहुत बेहतर, बहुत डिफरेंट होगा, जो कि जिनको बस आप उनके हाथ में छोड़ देते हैं, इनको तो दिखाते हैं आप इन्वॉल्व. तो बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, नहीं करती है. अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं होता कि वो बच्चों को हैंडल किस तरह से करें. तो वो बच्चे वो कर रहे होते हैं, दे आर सीकिंग दैट स्टिमुलेशन, लेकिन वो नहीं मिल रही होती. जब नहीं मिल रही होती तो वो सेल्फ स्टिमुलेशन की तरफ चले जाते हैं. बिजी तो करना है अपने आप को. अच्छा मैं ये चीज़ मैंने आपसे ये सोचती है कि मेरा बेटा यहाँ पे आ रहा है, उसकी स्कूलिंग हो रही है, तो लर्निंग उसकी बहुत माशाल्लाह अच्छी है. तो अब जिस तरह आजकल उसके पेपर्स हो रहे हैं तो मैं उसके साथ पढ़ रही हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है. उसको माशाल्लाह सीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको ये पता है कि ऑटम कब आता है, स्प्रिंग के बाद है, समर कब आ रहा है, सब चीज़ों के इस्लामियात में अल्लाह के बारे में सब चीज़. लेकिन जहाँ पे राइटिंग की बारी आती है तो बस वो कहता है कि मैंने नहीं लिखा. तो ये नॉर्मल है अगर बच्चा ना लिखे? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है. हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. उसकी अंडरस्टैंडिंग, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो देखें मेरी बात सुने, जब भी लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, लर्निंग का प्रोसेस सबसे पहले लिसनिंग से शुरू होता है, उसके बाद विजुअल से आता है, और लास्ट में आती है राइटिंग या रीडिंग. क्योंकि रीडिंग और राइटिंग ये दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स काम है. आपको बहुत मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है करने के लिए. अब एक बच्चा जो सिंपल काम कर रहा है, अगर वो पेंसिल पकड़ के देखे, एक बच्चे ने पेंसिल पकड़नी है, उसने पेंसिल ग्रिप के ऊपर फोकस करना है. उसने हो सकता है कि उसकी निब से उसको मसला हो रहा हो कि शार्प में मैं नहीं लिख सकता, तो उसके ऊपर वो फोकस करेगा. फिर उसके जहन में वो करना है. नहीं, लेजी नहीं होते. नो, देयर इज नथिंग लाइक लेजी. अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें. इट इज़ ईदर उनकी मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. लेज़ी नहीं होते ये बच्चे, दे आर नॉट स्टिमुलेटेड इनफ. अगर वो पेंसिल से नहीं लिख सकता, आप उसको टाइपिंग करवा दें. सो व्हाट. टच के ऊपर जो कीपैड होता है, आपने सिर्फ अपनी ये फिंगर यूज़ करी होती है. इट इज़ सो मच मोर ईजियर. इसलिए बहुत सारे बच्चे जो टाइप कर रहे होते हैं, दे आर वे बेटर देन वो बच्चे जो लिख रहे होते हैं. आजकल तो नॉर्मल बच्चों को लिखने से मौत पड़ जाती है.
कैम्ब्रिज जो है आजकल, अगर बच्चा आपका एग्जाम्स दे रहा है तो कैम्ब्रिज आपको अलाउ करता है यूजिंग कंप्यूटर। अगर बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है वो उनको कंप्यूटर अलाउ करते हैं, या आप एक्सप्लोर करें इनसे कैम्ब्रिज के बोर्ड से, तो वो अलाउ करते हैं। आप उनको टाइप करवा लें, मत लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है? आई मीन आप देखें ना, अगर एक चीज़ जो ये बात होती है ना कि ऑटिज्म के बच्चों के बारे में कि जी आप ये करें, इफ दे डोंट लर्न द वे यू टीच देम द वे दे लर्न, ये सिर्फ लिखने की बात नहीं होती, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। बच्चा नहीं लिख सकता, आप उसको ऑल्टरनेट मीन्स दें। बच्चे के स्पीच का इशू आ रहा है, आप उसको टेक्स्ट दें, उसको कम्युनिकेट करने का तरीका है, क्योंकि उसकी मेजर जो कम्युनिकेशन, जो फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी की वजह है वो कम्युनिकेशन। जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जब बच्चा बता नहीं सकता कि जो करना चाह रहा है उसकी बॉडी इतनी उल्टे तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी, उसको निकालने के लिए कुछ तो करना है ना, आप उसको फैसिलिटेट करें। तो आप ऑल्टरनेट वेज पे जाएं। तो आपके जो गोल्स होने चाहिए, गोल्स ये होने चाहिए कि आपने उनकी बॉडीज़ को पर्पसफुल मूवमेंट में इन्वॉल्व करना है। जब आप अब देखिए ABA में एक बड़ी ये तरीका हैंड ऑन हैंड प्रॉब्लम, आप सब लोग जानते होंगे क्या, एक बच्चा जब नहीं कर रहा होता था उसका हाथ पकड़ के उसको करवा रहे हो। इसी तरह से अगर मैंने खाना पकाना शुरू किया है तो मेरी माँ ने भी पहले मुझे सर पे खड़े होकर करना सिखाया कि अब ये इतना प्याज को इतना ब्राउन करो, टमाटर डालो, मसाले डालो, ये करो। इसी तरह अपने बच्चों के साथ ना उनके गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें। अगर एक बड़ा मोटर गोल है, आप उसको छोटे गोल में डिवाइड करें, उसको इतना अप्रिशिएट करें उस चीज़ के ऊपर जब वो करे कि वो मज़ीद मोटिवेट हो। और उसकी अप्रिसिएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल बच्चों की तरह नो प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू देम लाइक दैट, दे आर बिग चिल्ड्रन। उनसे वैसी बात करें जैसे आप अपने दूसरे बच्चों से बात करते हैं। मतलब मैं एक बच्चे के बारे में पढ़ रही थी, तो वो अपने एक्सपीरियंस में लिख रहा था कि जब उसकी थेरेपिस्ट आके उससे कहती थी ना, अब यू मेरा बच्चा आप कैसे हो, कहता था मेरा दिल करता कि वापस इज नॉट बोन नोट्स, व्हाई इज शी टॉकिंग टू मी लाइक दैट, बिग बॉय टॉक टू मी लाइक अ बिग मैन, मैं आई एम नॉट अ बेबी। उनको इतना ये उनके जहन के अंदर जो चीज़ चल रही होती है वो ये होती है। लेकिन चूँकि हम बस जो दिखता है वो दिखता है, वही वाली बात जो हमें नज़र आ रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग बस वहीं रुक जाती है, तो हम भी फिर वहीं रुक जाते हैं और हम उनको उसी लेवल के ऊपर लेके चलते हैं, तो फिर वो बच्चे ही रहते हैं। उनके इन पाथवेज को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो बस यही रह जाते हैं उनके इन पुराने पाथवेज को हमने ख़त्म करके नए पाथवेज बनाए। उनको हमने नई चीज़ें सिखानी, एज अप्रोप्रिएट चीज़ें सिखानी है, उनको वो चीज़ें करने में उनको हेल्प करनी है। ऐसे काम करें उनके साथ जो कि उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करें। जैसे लड़के हैं लड़कियाँ हैं, उनको ट्रैकिंग के लिए लेके जाएँ, हाइकिंग के लिए लेके जाएँ, क्लाइंबिंग के लिए लेके जाएँ, स्पोर्ट्स खिलाएँ, उनको एक्सरसाइज कराएँ ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज हो, उनके सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हो और वो बेहतर फंक्शनिंग की तरफ आ सकें। और उसके अलावा स्पीक डिफरेंटली विद द बॉडी एंड द ब्रेन, ये भी एक तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है उसकी बॉडी जो है वो बच्चों वाली हरकतें कर रही है, मतलब उसी तरह से गाड़ियों के टायर्स जो है वो घुमा रहा है और वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है, तो आप उससे बात करें, आई नो यू डोंट वांट टू डू दिस बट योर बॉडी इज डूइंग दिस, सो लेट मी हेल्प योर बॉडी, लेट मी हेल्प योर हैंड मूव फ्रॉम हियर टू हियर। ये एक माइंडसेट का चेंज है। आप उसकी बॉडी से जब बात कर रहे होंगे तो बॉडी के लेवल पे बात करें, जब आप उसके ब्रेन से बात कर रहे होंगे तो आप उसके ब्रेन पे बात करें, उसके ब्रेन को आप वही इंफॉर्मेशन देंगे जो कि वो सीख कर रहे हैं। सो आपने बीइंग पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चे के डिस्कनेक्ट को समझना है, उसके इफ़ेक्ट्स को समझना है और फिर उसके बाद उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है। उसको आपने ये फीलिंग देनी है दैट यू प्रिज्यूम कॉन्फिडेंस इन दैट, आपको पता है कि वो कर सकते हैं और माँ बाप से ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। जब आप उनको ये समझेंगी, ये उनको हौसला देंगी, आप उनके अंदर ये अपना एक ट्रस्ट रखेंगी तो वो भी सरप्राइज करेंगे। इसके साथ एक्सेप्ट करें अपने बच्चे को, रिस्पेक्ट करें them as individuals, as big children as they are, don't treat them like kids and don't ever think anything less of them. Thank you.